नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आखिरी दिन इस हफ्ते का और हमारे जानकारों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है क्योंकि मार्केट्स की चाल भी मजबूत रही है। तो बाजार का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 17,925 के दर्शन आज सुबह में हुए। 17,900 के आसपास ही इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक देखिए, इसमें 40,600 के ऊपर का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 400 पॉइंट का उछाल। मिड कैप इंडेक्स भी फुल फॉर्म में, आज 250 पॉइंट तक की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। सेक्टोरली मेटल्स, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयर, कुछ गैस कंपनियां, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स, ये सब आज तेजी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट मार्केट का ओवरऑल हाल है। एंड 1.46:1 का रेशियो इस समय इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। जो मार्केट ब्रेथ की हम बात करते हैं, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या क्लियरली ज्यादा है। ऐसे में हमारे जानकारों की चाल कैसी रही है? उनके रिटर्न्स तो दमदार थे। रूपक, मुझे याद है कल 11:30 बजे तक 21% प्लस तक के रिटर्न्स कमा रहे थे। इस समय की ताज़ा तस्वीर क्या है वो आपके सामने आ गई है। तो करीब 20% के रिटर्न्स रूपक डे के, 11-11.5% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, समित चौहान ने 9% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। वेरी क्विकली टॉप ट्रेड्स आपको दिखा देती हूँ। समित का तानला प्लेटफॉर्म्स ये 6.5% तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहा और कल दोपहर में वो खबर भी आई कि दरअसल तानला 1200 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक लाने वाली है। स्टॉक भागा। इंडियन बैंक आशीष कयाल ने चूज किया था तो 4% तक के गेंस वहां पर बने। सुमिटोमो केमिकल्स में 0.5% तक के रिटर्न्स बने हैं रूपक डे के। लेकिन आज की चाल कैसी है, यहाँ से आगे की क्या रणनीति होगी, इस सब पर करेंगे बातचीत। चलिए, आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मुझे ये बताइए, आज अप्रोच क्या रहेगी आपकी? समित, काफी जोरदार तेजी मार्केट में। गुड मॉर्निंग अर्षिता। देखिए, स्टार्ट ऑफ द वीक हमारा यही स्टांस रहा है कि जो भी हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ प्राइस वाइज करेक्शन। और जैसे ही एक ओवरसोल्ड यूएस मार्केट से हमें पुश मिलता है, हम ये ब्रेकआउट से, ये कंजेशन जोन से बाहर आएंगे। और वही हमने 2 दिनों में देखा है। यूएस मार्केट्स में 2 दिनों में लगातार एक तेजी आते हुए देखी है और उसका कहीं ना कहीं इट प्रोवाइडेड इम्पेटस टू आवर मार्केट्स। तो यहाँ से जो 17,700 750 के आसपास एक कंजेशन बन गया था, वहां से तो हमने ब्रेकआउट दिया है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम 18,000 का लेवल या उसके बियॉन्ड भी प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ में ही जा सकते हैं। तो बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बैंकिंग ये पूरे रैली को लीड कर रहा है, तो वो एक हेल्दी साइन है। तो यहाँ से बायस पॉजिटिव रखेंगे और क्योंकि मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन पे ही हमारा फोकस अभी भी कंटिन्यू रहेगा। पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और फोकस उधर ही। और तानला प्लेटफॉर्म ने क्या मूव दिखाया कल, अस्टाउंडिंग था। रूपक, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास सेक्टर आज के लिए चुना है आपने? जी हाँ, मेरा अप्रोच वही रहेगा सेम लॉन्ग साइड में, क्योंकि निफ्टी में जो तेजी का रुझान वो बरकरार है और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी उसको साथ दे रहा है, बाकी इंडेक्स भी साथ दे रहा है। तो मेरा स्ट्रैटेजी लॉन्ग से रहेगा, लेकिन आज लार्ज कैप भी रह सकते हैं और मिड कैप भी रह सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों पर फोकस। आशीष, आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, ओवरऑल जो रुझान है वो बाय पे ही है। आज हमने अच्छा खासा कल भी गैप देखा था, सस्टेन किया, आज वापस से गैप देखा है। तो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है। यहाँ से थोड़ी भी डिप मिलती है मेरे ख्याल से, तो निफ्टी करीबन अगर आपको 17,850 के आसपास निफ्टी मिलता है तो वहां पे बाय करके चलिए। ऊपर में टारगेट जो होगा आपका करीबन 18,000 के आसपास का देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 17,750 का होगा। तो यहाँ रुझान बाय में ही है, बाय करके चलना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रांग है, लेकिन स्मॉल कैप कैचअप कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स भी कैचअप करते हुए दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स बैंक्स में हमने देखा सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है आज के दिन। चले, अब पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। किन किन स्टॉक्स की दरअसल बातचीत हुई है, क्या क्या आया है पोर्टफोलियो में अब तक, वो आपकी स्क्रीन पर। समित चौहान का पोर्टफोलियो आईओबी को होल्ड कर रहे हैं ये। वैसे इन्होंने जो दूसरे ट्रेड्स है, चाहे वो इंडिया मार्ट हो या फिर तानला प्लेटफॉर्म हो, उसमें मुनाफा बांध लिया है। तो समित, नया क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे नजारा अच्छा लग रहा है। समित, आई कम बैक टू यू। आप नज़ारा टेक की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो दूसरे जानकारों की
जानकारी के लिए नजारा टेक अब समित ने बोल दिया है, उस पर आएंगे। टारगेट और स्टॉप लॉस समित से फिर से लेंगे, वो ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आशीष कयाल का पोर्टफोलियो देखिए इस बीच, इंडियन बैंक हो, फिनोलेक्स केबल हो, वी-गार्ड हो, अल्कली अमाइंस, ये वो कुछ सौदे हैं जो इन्होंने रखे थे, उन सब में दरअसल मुनाफा बुक हो गया है। ये फिलहाल अब तक की चाल है। बताइए आशीष, नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, जो नया स्टॉक मैं जोड़ूंगा वो है कैम्स। यहाँ पर काफी समय के बाद में हलचल होती हुई नजर आई है कैम्स में, और एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी दिख रहा है। यहाँ पर गुंजाइश है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश बाइंग इमर्ज होने की गुंजाइश है। तो कैम्स में बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 2375 का, और टारगेट होगा 2700 का। 2400 नहीं, 2350 का 700 आपने कहा ना, 2700 का टारगेट। 2700 का टारगेट और 2375 का स्टॉप लॉस। 2375 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल बात हो रही है कैम्स की, जिसमें आज 3% तक की तेजी। आपको याद होगा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हम CDSL की तेजी की खूब बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब कैम्स में भी मोमेंटम आता हुआ, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये फिलहाल ट्रेड जिसमें तेजी की पोजीशन आपने लेनी है। 2700 टारगेट, 2375 स्टॉप लॉस टारगेट, और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आएगा जरूर। चलिए, समित ने बात की थी नजारा टेक की, तो समित बताइए, कल और आज में स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। अगला टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिए, टारगेट नॉट नेसेसरी आज के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए का टारगेट रहेगा, और 688 के स्टॉप लॉस से हम नजारा यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। और कुछ अपडेट है, जो तनला हमने कल रेकमेंड किया था, अनफॉर्चुनेटली उसका 5% का अपर सर्किट था, इसलिए मैंने बुक किया। अगर वो ज्यादा बड़ा सर्किट होता तो प्रॉब्ली हमारा 920 का भी टारगेट आता था। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी जो 560 का टारगेट था हमारा, वो भी यहाँ पे अचीव हो गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट का टारगेट हिट हुआ है, वो भी दिखा दीजिएगा प्लीज। और तानला प्लेटफॉर्म, यस, तानला में तो 5% का अब सर्किट लग गया है, और अब ये सर्किट टू सर्किट ही मूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है काउंटर। नजारा का मैं टारगेट सुन नहीं पाई, तभी आपका ऑडियो डिप हुआ। 688 आपने स्टॉप लॉस कहा, टारगेट दोहराएंगे प्लीज आप समित? 800 का टारगेट रहेगा। 800 का टारगेट, ये है फिलहाल नजारा टेक की बात। जो नया ट्रेड समित लेकर आए हैं, और आईओबी के साथ बने रहने का प्लान है, राइट? जी हाँ, जनरली हम स्मॉल टिकट साइज के काउंटर्स हम रेकमेंड नहीं करते, बट जैसे PSU बैंक्स में रिसेंटली एक रुझान आया है, और आईओबी ने काफी टाइम के बाद उसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रेकमेंड किया हुआ है, सरपास किया हुआ है इनफैक्ट, तो इसलिए हम ये स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं। स्टिक स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिए, यहाँ से 10 से 15% का मूव आईओबी में आ सकता है। 10 से 15% का मूव देखने को मिल सकता है आईओबी में, तो होल्ड कीजिए उस ट्रेड को। चलिए, अब रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर रूपक ने भी काफी तगड़े विनिंग आइडियाज आपके लिए इस पूरे हफ्ते निकाले हैं। अब उसमें से सुमिटोमो केमिकल, जिसमें कल आधे % तक के गेन्स बने, 560 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और जेके पेपर में 470 के टारगेट के लिए अभी भी सौदा होल्ड किया हुआ है। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? आज का नया ट्रेड रहेगा IGL में। आज देख रहे हैं कि गैस स्टॉक्स में अच्छे खासी बाइंग दिख रहे हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छी फॉर्मेशन बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाया डेली चार्ट में, और 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनाने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट पे 50% तक नीचे आया, और अभी वापस ऊपर जाने की तैयारी में है। तो स्टॉक में एक तेजी का कॉल रहेगा। टारगेट रहेगा 580 का, सॉरी 480 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 417 का। 417 का स्टॉप लॉस, और आईजीएल में फिर से रिवर्सल आया है। आप देखिए क्या झूमा है काउंटर, 3% ऊपर। 480 के लिए एक टारगेट यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया है। आशीष, एक और शायद आप ट्रेड दे सकते हैं, कुछ है हाथ में, या फिर दोपहर में जोड़ेंगे? नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं। यहाँ से अगर थोड़ी डिप मिलती है बाजार में तो एक अच्छी एंट्री मिल पाएगी, तो सेकंड हाफ में एक और ट्रेड जोड़ेंगे। समित, आपका क्या प्लान है? यहाँ पे GPPL, हम गुजरात पीपापाव पोर्ट लिमिटेड, ये हम रेकमेंड करेंगे। मोस्टली ये वीक हमारे यही स्ट्रेटेजी रही है, जो स्टॉक्स में एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बना है, और जिन्होंने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज डेली टाइम पर जिन्होंने ट्रैवर्स किया, वही स्टॉक्स पे हमने ज्यादा फोकस किया। तो ये आज वो लिस्ट में वो कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। ये स्टॉक ने जो उसका 88
के आसपास 200 एवरेज था, वो आज सरपास किया है। प्राइस वाइज देखें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसमें कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स आज अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको 98 से लेके 100, तो 98 का एटलीस्ट एक टारगेट मान के चलिए जीपीपीएल के लिए, और इसमें स्टॉप लॉस लेवल 8650 का होगा। 8650 का स्टॉप लॉस रहेगा और 98 का टारगेट। ये है फिलहाल गुजरात पीपावाव की बात, जिस स्टॉक में इस समय 4% तक की तेजी देखने को मिली है। तुम्हारे जानकारों ने अपने ट्रेड सामने पेश कर दिया है। आशीष कयाल दोपहर में शायद एक नया ट्रेड डालेंगे, लेकिन फोकस करते हैं कुछ और काउंटर्स पर। और चावल स्टॉक्स आज दरअसल रेडार पर है, पैक लेकर आइएगा। सभी चावल की कंपनियों में आज थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल कल देर शाम में एक नोटिफिकेशन आया जहां पर सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि भारत में पर्याप्त अनाज रहे, चावल की कोई कमी ना रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केआरबीएल के सीएफओ आशीष जैन। जैन साहब, स्वागत है आपका। क्या कोई आप इंसाइट दे पाएंगे कि सरकार को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्या वाकई में गैर बासमती की भारत में किल्लत की स्थिति है? नहीं, किल्लत की स्थिति नहीं है। आई थिंक इसका रीजन वही है जो आपने भी अभी बताया। आई थिंक इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो आई थिंक सरकार ने अपने जो स्टॉक्स हैं उनका रिव्यू किया है। सेकंड, जो हम लास्ट रिपोर्ट देखते हैं कि इस साल चावल की फसल कैसी रहेगी, उसमें कुछ कंसर्न्स थी कि जो एरिया चावल से बोया गया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस साल चावल की फसल पिछले साल के कंपैरिजन में मे बी 5 to 7% कम हो। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इन दोनों चीजों को देखते हुए एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। इसका प्राइसेस पर क्या इमीडिएट इम्पैक्ट आता दिखाई दिया है? सबसे पहले तो क्या आप जैसी कंपनियां ये नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स में क्या इन्वॉल्व हैं? जी नहीं, केआरबीएल नॉन बासमती एक्सपोर्ट में एंगेज नहीं है, इसलिए इसका हमारे पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि केआरबीएल का प्राइमरी बिजनेस बासमती से रिलेटेड है, और हम मोर देन 90 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। पूरे वर्ल्ड में दो मेजर कंट्रीज हैं जो बासमती जहां बासमती उगता है, एक है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इस साल ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कई एरियाज में जहां बासमती की फसल होती है वहां पे फ्लड्स आई हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बासमती फसल अफेक्ट हो जाएगी। इस वजह से बासमती के ऊपर थोड़ा सा शॉर्टेज का इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का जो नॉन बासमती से रिलेटेड है, कोई मटेरियल इम्पैक्ट केआरबीएल पे नहीं। ओके, पॉइंट टेकन। अब आपके बिजनेस पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान में फ्लड्स की सिचुएशन हमने देखी है, बहुत ही खतरनाक स्थिति वहां पर उभर कर आई थी। इसका प्राइसिंग, ग्लोबल प्राइसिंग पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है, और उसका कितना फायदा आप फिर भुना पा रहे हैं ऑफ सॉर्ट्स? क्या जो पाकिस्तान को नॉर्मली ऑर्डर्स जाते थे, क्या वो डाइवर्ट होके केआरबीएल और आपके पियर्स के हाथ लगे हैं? हाँ, मैं कुछ नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इंडिया ने रफली 4 मिलियन टन बासमती एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान एनुअली अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। तो जो हमने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास आई है उनसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिंध एरिया में जो एक मेजर राइस ग्रोइंग रीजन है, वहां पे फ्लड का मेजर इम्पैक्ट है। इसलिए उसका पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट पे भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। वाइल अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन इसका दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो ऑर्डर्स जो पाकिस्तान को जाते थे पोटेंशियली इंडिया पे शिफ्ट हो सकते हैं, और दूसरा बासमती प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, और अभी एटलीस्ट इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट हमने नहीं देखा है। तो करंटली प्राइसेस किस रेंज में है जैन साहब? सॉरी, एक बार वापस बोलेंगे? इस समय जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो अव्वल दर्जे की क्वालिटी है, उसका प्राइस रेंज क्या है और कितने एस्केलेशन की संभावना है? और साथ ही ये ग्लोबल डिमांड की भी सिचुएशन पर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे? हाँ, मैं कितना प्राइस बढ़ेगा इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी जो बेस्ट क्वालिटी है केआरबीएल जो प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है इंडिया गेट क्लासिक। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बासमती राइस इन इंडिया इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट इंडिया गेट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बासमती राइस इन द वर्ल्ड। ये इंडिया में इसकी एमआरपी करीब 200 रुपए पर किलो होती है।
ओके एंड रफली, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं इस समय इन्फ्लेशन की चिंता है एंड ऑफ सॉर्ट्स वो फूड क्राइसिस में तब्दील ना हो उसका भी डर था। उसके मद्देनजर क्या डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है या फिर क्या आप आउटलुक दे पाएंगे? हाउ कुड दिस ईयर एंड फॉर यू लार्जली? हमारा अनुमान यह है कि FY23 KRBL के लिए FY22 से बेटर होना चाहिए। इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो ये है कि हमारे एक्सपोर्ट में कुछ पिछले साल डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस थे और हमारे कुछ की मार्केट्स थे वो अनअवेलेबल हो गए थे। ये दोनों चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए हैं, तो उसका एक्सपोर्ट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। दूसरा, डोमेस्टिक बिजनेस जहां हम पैकेज बासमती में मार्केट लीडर्स हैं, वहाँ अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। सो दोनों चीजें मिला के वी एक्सपेक्ट द करंट ईयर टू बी बेटर देन द लास्ट। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो वो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। आपने देखा आज लार्जली सभी चावल कंपनियों में दबाव। ज़्यादातर जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो दरअसल बासमती चावल में ही डील करती हैं, गैर बासमती में नहीं। इसीलिए KRBL का मैनेजमेंट साफ कह रहा है कि जो सरकार ने दरअसल 20% एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की बात कही है गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर, उसका कंपनी पर असर नहीं पड़ेगा। उसके विपरीत जो पाकिस्तान में भयानक फ्लड्स आए थे उससे कुछ मार्केट इस तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये साल कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो डिमांड में एक अच्छा खासा पिकअप ज़रूर है। प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है और बढ़ सकते हैं प्राइसेस दरअसल बासमती चावल के ग्लोबल मार्केट्स में इन द कमिंग मंथ्स। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद M&M ने इलेक्ट्रिक XUV 400 से पर्दा उठाया है। अब गाड़ी दिख कैसी रही है, कितना एक्शन है और आपको क्या पसंद आएगा? दीपाली के पीछे वो गाड़ी है और दीपाली से ही हम बातचीत करेंगे कुछ ही मिनटों में ब्रेक के बाद। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला STD 1960 में, जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी। वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये STD कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहाँ पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई। तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे
आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की और यहां से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगे, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहाँ से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और जैसे आपको वादा किया था, M&M की जो इलेक्ट्रिक XUV 400 है उससे पर्दा उठ चुका है। अब गाड़ी दिख कैसी रही है और उसका इनफैक्ट टेस्ट ड्राइव भी करेंगी दीपाली। दीपाली मौजूद है इनफैक्ट ऑन ग्राउंड, तो सीधे उनके पास चलते हैं। दीपाली बताइए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया कि नहीं या फिर लेने वाली हैं? हर्षदा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो ले लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एम्बार्गो है व्यूज़ पर 11 सितंबर तक। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जिसका कंपटीशन है वो टाटा नेक्सॉन EV मैक्स से है। प्राइस कंपनी जनवरी 2023 में अनाउंस करेगी और अगर महिंद्रा ने कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा तो नेक्सॉन के लिए ये एक चैलेंजिंग कार हो सकती है। तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता सकती हूँ कि कैसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा। फुल व्यूज हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसयूवी मार्केट में तो M&M की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही, लेकिन वो ईवी मार्केट को भी कैप्चर करना चाहती है। जो बॉर्न विजन कंपनी ने अनवील किया था लंदन में, उसके तहत 2024 से गाड़ियां लॉन्च होगी, लेकिन 2024 तक के टाइम तक कंपनी शांति से नहीं बैठना चाहती है, इसीलिए XUV 400 को इलेक्ट्रिक वर्जन में ले आई है। हालांकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी। एक वन ऑफ प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो XUV 300 पर बेस्ड है। तो इंटरेस्टिंग होगा। और दीपाली ज्यादा खुलासा नहीं कर रही हैं, लेकिन दिखने में तो अच्छी लग रही है दीपाली गाड़ी। बिल्कुल गाड़ी अच्छी लग रही है। काफी सारे आपको इस पे कॉपर एक्सेंट्स पे दिखाई देंगे। कंपनी ने इसके लुक्स में, इसके फीचर्स पे, इसके डिजाइन पे काफी काम किया है। एक गुड लुकिंग कार तो है ही, और इम्पोर्टेंट ये है हर्षदा कि अगर आप डायमेंशंस के हिसाब से भी देखेंगे तो जो टाटा नेक्सॉन है या फिर जो कोना या MG ZS EV है, उन सभी से ये बड़ी है, तो अंदर आपको स्पेस भी इसमें काफी मिल रहा है। कंपनी ने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल थ्रू कॉपर, और इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल बहुत किया गया है इस गाड़ी में, जो इसके अट्रैक्टिव लुक लेंड करते हैं। ओके, तो और डिटेल्स इनफैक्ट आएंगे और शायद कंपनी के मैनेजमेंट से भी बातचीत हुई है और उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे हम CNBC आवाज पर। आगे एंजॉय योर डे दीपाली। आई एम श्योर आपको काफी मजा आने वाला है उस गाड़ी को और परखने के लिए और उसका एक डिटेल रिव्यू देने के लिए, एंड वी आर वेटिंग टू हियर कि क्या कुछ खास है इस गाड़ी में। चलिए अब एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर दरअसल जानकारी ये निकल कर आ रही है कि सरकार इस पूरा जो सेक्टर है आपका टूरिज्म का, उसको बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान करती दिखाई देगी। लक्ष्मण रॉय बताइए, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, दरअसल सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसको हो सकता है कि अगले महीने जारी कर दे, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं। इसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है, वित्त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा जारी है और इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। और ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, दरअसल वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इससे सरकार की कोशिश ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत को दुनिया के 5 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल किया जाना है। इसके लिए नेशनल टूरिज्म पॉलिसी काम करेगी। इसके तहत खास फोकस किया जाएगा कि टूरिस्ट सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाए, फंडिंग आसान हो, इसके लिए विदेशी निवेश, प्राइवेट इक्विटी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे फंडिंग सोर्स पर फोकस किया जाएगा। जो होटल हैं, टूर ऑपरेटर हैं,
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी, एमएसएमई पर खास फोकस किया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये तमाम कोशिश के साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो आजकल दुनिया भर में काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है लोगों को, वह है ग्रीन टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जो पर्यावरण को संरक्षण देने वाले टूरिज्म डेस्टिनेशन है या फिर ऐसी जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सारे मकसद के साथ सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अगले महीने लॉन्च कर सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो अगले महीने दरअसल वो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी। सभी टूरिज्म से जुड़े हुए काउंटर्स, खासतौर से होटल कंपनियां और ऑफ कोर्स ईस्ट माई ट्रिप, रेटगेन जैसे स्टॉक्स रेडार पर रखने चाहिए, जहां पर तेजी बस अब शुरू हो रही है। और ऑफ कोर्स आईटीडीसी को भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए भी ये टूरिज्म पॉलिसी एक पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वहां पर विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। जेके पेपर में जो ट्रेड होल्ड किया था वो दरअसल वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ताज़ा अपडेट इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एक एक करके सबके ट्रेड्स अब देख लेंगे। समित चौहान ने आईओबी को कैरी किया, नज़ारा टेक को कैरी किया, गुजरात पीपावाव नया जोड़ा है, 98 का टारगेट है, 8650 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल समित के ट्रेड्स। रिटर्न्स देखिएगा, आईओबी 0.26 लेकिन नज़ारा 1.1% के रिटर्न्स और गुजरात पीपावाव आधे % तक के रिटर्न्स जोड़ कर दे रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में दरअसल वो जेके पेपर था जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। कैम्स को कैरी करेंगे ये, जो नया ट्रेड इन्होंने घोषित किया, 2700 का टारगेट और 2375 का स्टॉप लॉस है। फ्लैट है कैम्स, ज़्यादा कुछ योगदान इस घंटे एटलीस्ट नहीं देखने को मिला। वैसे स्टॉक आज इंट्राडे में चला जरूर है। रूपक डे ने आईजीएल जोड़ा, 480 का टारगेट है, 417 का स्टॉप लॉस। सुमिटोमो केमिकल्स कैरी कर रहे हैं 560 के टारगेट के लिए, 494 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करता दिखाई देगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब लेकर आते हैं, अच्छा मेरे ख्याल में जेके पेपर रूपक के पोर्टफोलियो में था, आशीष के नहीं। I'd like to correct myself, मैंने गलती से आशीष कहा। रूपक के पोर्टफोलियो में जेके पेपर था जहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, आधे % के रिटर्न सुमिटोमो में बनते हुए। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने आएगी। रूपक डे 20% प्लस के रिटर्न्स, लगभग 21% आप गिने, 18% के रिटर्न्स हो गए समित के, तो बहुत तगड़ा कैचअप इन्होंने दिखाया। ऑल कर्टसी तानला प्लेटफॉर्म, और 12.5% के रिटर्न्स आशीष कयाल की ओर से आते हुए। ये फिलहाल आपके लिए एक ताज़ा अपडेट स्क्रीन पर साफ देखने को मिला है। आशीष के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है जो आगे वो ऐड जरूर करेंगे। मेरे ख्याल में रूपक को भी मौका मिलेगा एक नया ट्रेड जोड़ने का। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, आगे पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।